नमस्कार दोस्तों, मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी से जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचल और खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, सरकार की या फिर आपके सेहत से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि देश जारी के पन्नों में क्या है खास। खबरों के सफर में शुरुआत करते हैं उत्तर बंगाल से, जहां किसानों ने चाय पत्ती को छोड़ पपीते और स्ट्रॉबेरी की खेती की तरफ रुख किया है। साथ ही बताएंगे एक अनोखे चमत्कार के बारे में कि कैसे बिना पानी और मिट्टी के फलों और सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। जानेंगे सबके मुंह के स्वाद को दोगुना कर देने वाली इमली का स्वाद कैसे फीका हो रहा है और बताएंगे कि कैसे कोहरे की सफेद चादर फसलों के लिए फायदेमंद है। उत्तर बंगाल के छोटे चाय किसानों को चाय पत्ते का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। इसको देखते हुए चाय किसानों ने चाय पत्ते के साथ साथ पपीते, केले और स्ट्रॉबेरी की खेती भी करनी शुरू कर दी है। देखा जाए तो यहाँ के ज़्यादातर छोटे चाय किसान अब बागवानी की तरफ रुख कर रहे हैं। उत्तर बंगाल के चाय किसान तेजी से बागवानी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि इनको इससे काफी फायदा हो रहा है। देखा जाए तो यहाँ छोटे चाय किसानों की कुल संख्या करीब 1,20,000 है और अगर हम यहाँ के चाय उत्पादन की बात करें तो इस इलाके में बड़े और छोटे बागवान व बॉटलिफ को मिलाकर कुल लगभग 1470 लाख किलो चाय का उत्पादन होता है। अगर बात करें चाय के कच्चे पत्ते की तो इसमें छोटे चाय बागानों की भागीदारी 42% है। छोटे बागानों में 1 किलो पत्ते पर 11 रुपए का उत्पादन खर्च होता है, लेकिन कभी कभी ही ऐसा होता है कि 1 किलो चाय का दाम 18 रुपए किलो तक मिलता है। बाकी समय इसका दाम 14 रुपए तक ही सीमित रहता है। इसीलिए यहाँ के किसान उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के सहयोग से नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। गजमारा और ओडिशा में एनटीपीसी और नाल्को के बीच एक समझौता हुआ है। ये समझौता 2400 मेगावाट की ताप बिजली परियोजना लगाने के लिए किया गया। गजमारा और ओडिशा में बिजली परियोजना लगाने के लिए एक समझौता कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये कार्यक्रम एनटीपीसी और नाल्को के बीच हुआ है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बिजली, कोयला, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस समझौते के तहत गजमारा, धनकनाल और ओडिशा में 2400 मेगावाट तक बिजली परियोजना लगाई जाएगी। उत्पादित बिजली का उपयोग नाल्को करेगा। इन सभी परियोजनाओं में लगभग 36,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब पानी के बिना भी फल और सब्जियों को उगाया जा सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा जरूर हो सकता है। इसके लिए ना तो जमीन की जरूरत है और ना ही पानी की, ना ही मिट्टी की, और उसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स विधि। भारत में केवल साउथ इंडिया में ही इस विधि से सब्जियां उगाई जाती हैं। शहरों में रहने वाले लोग अब हाइड्रोपोनिक्स विधि से सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। इस विधि से शहरों में रहने वाले लोग अपने घरों के आसपास पड़ी खाली जगह पर ताज़ी सब्जियां उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स विधि से फूल गोभी, शिमला मिर्च, पालक, टमाटर और स्ट्रॉबेरी ही नहीं बल्कि पत्ते वाले फूलों का उत्पादन भी कर सकते हैं। इस विधि से तैयार होने वाली सब्जियों में मिट्टी से लगने वाली बीमारियां नहीं लगती हैं और सब्जियां ऑर्गेनिक होती हैं। हाइड्रोपोनिक्स अर्बन एग्रीकल्चर की विशेषता ये है कि इसमें पानी की बचत होती है। सिंचाई में इस विधि से सब्जियों को उगाने में 20% पानी की बचत होती है। भारत के लिए अभी ये विधि नई है। जो दालें भाव खा रही थी वो अब औंधे मुंह गिर रही हैं। सिर्फ चना ही है जो अब तक अपनी मजबूती का एहसास करा रहा है। जी हाँ, बाकी सभी दालों की कीमतों में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। दालों की कीमतों में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल सस्ती दाल देने के लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे थे। इन कैंपों में जो दाल दी जा रही थी वो भी इस समय बिक रही दाल से काफी महंगी थी। लेकिन पिछले 12 महीनों में दालों की तस्वीर ही पलट गई है। उस समय 180 रुपए किलो बिकने वाली अरहर गर्मी के दौरान भी 140 से 150 रुपए बिक रही थी। अगर बात करें नवम्बर की, तो इस महीने के शुरुआत में ये दाल 100 रुपए तक पहुंच गई थी। अभी ये दाल 80 रुपए में बिक रही है। देखा जाए तो अरहर दाल में 50% तक की गिरावट आई है।
छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में स्ट्रॉबेरी की पैदावार नहीं होती है क्योंकि यहाँ का मौसम सामान्य और गर्म होता है, लेकिन यहाँ के उद्यानिकी कॉलेज के स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत करके यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव में कश्मीर की तर्ज पर स्ट्रॉबेरी की खेती की जाएगी और इसकी तैयारी उद्यानिकी कॉलेज के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की तरह यहाँ के नर्सरी उद्यान में स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती केवल ठंडे प्रदेशों में ही होती है, जिसके चलते प्रबंधन ने महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से काफी संख्या में पौधे मंगाए हैं। प्रबंधन ने पहले स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए पूरी जानकारी ली, इसीलिए महाबलेश्वर से कुल 14 प्रकार के फलों के पौधे मंगाए गए हैं। अगर बात करें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शिमला और महाबलेश्वर जैसे क्षेत्रों की, तो यहाँ काफी तादाद में स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है। यहाँ का मौसम पूरी तरह से इस फसल के लिए पर्याप्त है। इमली तो आप सभी जानते हैं, इसके स्वाद से आप अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं। थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी खेती करने वाले किसान कितना परेशान है? आइए आपको बताते हैं कि आखिर इमली की खेती करने वाले किसान क्यों परेशान हैं। इमली की फसल पर कीट का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ के किसानों का कहना है कि इमली की फसल बड़े पैमाने पर खराब हो रही है। बस्तर क्षेत्र के किसानों ने इमली की फसल पर कभी भी दवाई का छिड़काव नहीं किया है, क्योंकि इन किसानों का मानना है कि इसका छिड़काव करने से फसल खराब हो जाती है, जिसके चलते किसानों की फसल एक ऐसे कीट के चपेट में आ गई है जो सारी फसल को बर्बाद कर रही है। अगर बात करें वैज्ञानिकों की, तो इंदिरा गांधी कृषि अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों ने भी पौधों की जाँच की है, लेकिन इमली में लगने वाले कीट के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्यों बीजिंग और तियानजिंग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायु प्रदूषण को देखते हुए बीजिंग और तियानजिंग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जो आज तक रहेगा। आपातकाल बचाव योजना के मुताबिक लगातार 4 दिनों से काफी तेजी से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 तक पहुँच जाता है तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। बीजिंग और तियानजिंग नगर पालिका ने इस साल रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि यहाँ तेजी से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे यहाँ के लोग कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। वायु प्रदूषण को देखते हुए बीजिंग और तियानजिंग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जो आज तक रहेगा। आपातकाल बचाव योजना के मुताबिक लगातार 4 दिनों से काफी तेजी से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 तक पहुँच जाता है तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है। पर्यावरणीय सुरक्षा मंत्रालय का कहना है कि बीजिंग और तियानजिंग के अलावा शिजियाजुआंग, ताइयुआन और झेंगजू सहित अन्य 21 शहरों में भी रेड अलर्ट जारी किया जा सकता है। पंजाब के पटियाला में फूलों की खेती के लिए ये कोहरा काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से बिगड़े मौसम के मिजाज ने बेशक लोगों को परेशान किया हो, लेकिन बागों में फूल ऐसे खिल रहे हैं जैसे कि बाहर आई हो। कोहला फूलों की खेती के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा पंजाब के किसान उठा रहे हैं। पंजाब के पटियाला के किसान करीब 100 एकड़ में फूलों के बीज तैयार करके पोलैंड, जर्मनी, यूके और फ्रांस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से करीब 180 किस्म के फूलों के बीज एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसका रेट 150 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति किलो तक है। प्रमुख किस्मों में डेजी, क्लिक्रिया, डॉग फ्लावर, कैलनकुल्ला और क्लोन शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जहां किसानों की आमदनी 4 गुना बढ़ रही है, वहीं गांव धलबान और आसपास के गांवों की महिलाओं को भी साल में 6 महीने तक 5,000 रुपए तक की मासिक आमदनी मिल रही है। जनजातीय आजीविका के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की शुरुआत जल्द ही होने वाली है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय UNDP और NSTFDC के साथ मिलकर करेंगे।
22 दिसंबर 2016 को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की शुरुआत होने वाली है। इसके बाद 23 दिसंबर को जनजातीय क्षेत्रों में कौशल विकास और उद्यमशीलता परिदृश्य पर कार्यशाला, कृषि, गैर कृषि और वन आधारित आजीविका में कौशल व उद्यम प्रोत्साहन पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुआल ओरम इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वन जीवन का पहला चरण कम जनजातीय लोगों में कम HDI वाले चुनिंदा 6 राज्यों में आजीविका संबंधी समस्याओं की पहचान करने वाले कार्यक्रम के तौर पर होगा। इसमें असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और तेलंगाना भी शामिल हैं। दूसरे चरण में इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में भी लागू किया जाएगा। मंडी में भले ही धान के भाव ने थोड़ी सी उछाल ली है, लेकिन नोटबंदी के बाद से अरहर का भाव एकदम गिर गया है। 5600 रुपये प्रति क्विंटल से अरहर का भाव 4600 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। ऐसा 1 महीने के अंदर हुआ है, जिसे लेकर किसान कुछ परेशान हैं। एक तरफ किसान नोटबंदी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हें इनकी फसल की पैदावार की सही कीमत भी नहीं मिल पा रही है। अगर पिछले साल की बात करें तो अरहर के भाव के दाम 9000 रुपए प्रति क्विंटल थे, लेकिन इस बार 5500 से 5700 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव खुला है। इस भाव का लाभ किसानों को ज्यादा समय तक नहीं मिल सका, क्योंकि 1 महीने में ही अरहर के भाव का ग्राफ 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गया है, जिसे लेकर किसान काफी परेशान है। किसानों को अब खाद और बीज के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि किसानों के लिए एक ऐसी सुविधा शुरू हो रही है जिससे इनको इनके ही गांव में खाद और बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। वो कैसे, आइए जानते हैं। किसानों को अगर खाद, दवाई या कृषि से संबंधित उपकरण लेने हैं तो उन्हें शहर के बाजारों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। गांव में ही बने कॉमन सर्विस सेंटर में ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। इसके जरिए किसान अपनी पसंद का सामान बुक करवा कर मंगवा सकते हैं। हरियाणा के हिसार जिले के 308 गाँव में से 290 में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गए हैं। इसके लिए NIC ने किसान ई स्टोर के नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिस पर सभी तरह के खाद, बीज, कीटनाशक, मोटर, पाइप, अन्य कृषि उपकरणों के रेट मॉडल उपलब्ध है। कॉमन सर्विस सेंटर पर ये सुविधाएं अभी ट्रायल के तौर पर शुरू की गई हैं। अधिक समर्थन मूल्य दिए जाने के कारण दलहन की बुआई का रकबा बढ़कर 131.80 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में 117.06 लाख हेक्टेयर ही था। दलहन की बुआई का रकबा इस साल 131.80 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जो पिछले साल 117.06 लाख हेक्टेयर था। चालू रबी सत्र में अभी तिलहन फसलों की बुआई का रकबा 74.31 लाख हेक्टेयर रहा है, जो पिछले साल इसी अवधि में 59.53 लाख हेक्टेयर था। धान के मामले में अभी तक बुआई का रकबा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले काफी पीछे चल रहा है, यानी इसकी 8.44 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हो पाई है। अगर बात करें दक्षिण भारत की तो यहाँ बारिश होने से किसानों को कुछ राहत मिली है और धान बुआई के काम ने गति पकड़ी है। इसी प्रकार मोटे अनाज का रकबा कम यानी 48.53 लाख हेक्टेयर ही है, जो पिछले साल की समान अवधि में 52.51 लाख हेक्टेयर था। चालू रबी सत्र में अभी तक उक्त सभी रबी फसलों की बुआई का कुल रकबा कहीं अधिक यानी 519.27 लाख हेक्टेयर रहा, जो रकबा पिछले साल इसी अवधि में 490.48 लाख हेक्टेयर था। जल्द ही गंदगी फैलाने वाले लोगों पर NGT लगाम कसेगा। इसके लिए NGT ने एक पहल शुरू की है। इस पहल के तहत उन लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा जो कहीं भी बिना सोचे समझे कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। स्वच्छ भारत की एक नई पहल, जी हाँ, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सड़कों पर कचरा फेंकने वालों पर लगाम कसने के लिए एक स्वच्छ पहल की है। अब जो भी सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकेगा उस पर NGT ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ये अहम फैसला NGT के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता में लिया गया है। बैठक में निगमों को आदेश दिया गया है कि कचरे के अंबारों का जल्द निपटारण करें। साथ ही लोगों को कचरा अलग अलग करके निगमों को सौंपने के लिए कहा गया है। NGT गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सजा के प्रावधान पर विचार कर रही है।
रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे ड्रिप पद्धति की, साथ ही बताएंगे सरसों अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों को दी जाने वाली ट्रेनिंग के बारे में। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश डायरी। सरसों अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों ने किसानों को प्रशिक्षण दिया। इन वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के किसानों को सरसों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग दी। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने किसानों को और भी कई चीजों के बारे में जानकारी दी। इन किसानों में से 30 चयनित किसानों को सरसों की खेती के लिए पूर्ण वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। छत्तीसगढ़ के किसान अब ड्रिप पद्धति से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के किसानों को ड्रिप पद्धति की सिंचाई योजना काफी रास आ रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिससे यहाँ के किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए ड्रिप पद्धति को अपनाया है। इससे पानी का रिसाव नहीं होता है, यानी कि पानी गिरता नहीं है, जिससे पानी की बचत भी हो जाती है और खेतों की सिंचाई भी। किसानों का कहना है कि इस योजना से उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के 15 गाँव के 50 से ज्यादा किसान उठा रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मदर डेयरी और कुछ सफल बूथों पर परिभ्रमण किया, जिसमें इन्होंने कई बूथों पर हो रहे डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने मदर डेयरी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इन्हें फार्म से लेकर उपभोक्ता खरीदारी तक पूरी वैल्यू चेन में डिजिटलीकरण को अपनाने का निर्देश दिया। मदर डेयरी देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एजेंडा को बढ़ावा देता रहा है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि अगस्त 2014 में SBI स्मार्ट चेन कार्ड लॉन्च किया गया था। इस प्रीपेड सेवा में उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए तक अपने कार्ड को रिचार्ज और टॉप अप करा सकता है। इसके तहत उपभोक्ता कैशलेस आधार पर दूध से बनने वाली चीजों का अच्छा आउटलेट ले सकते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हुई करोड़ों की खरीद घोटाले की जांच अब CBI करेगी। राज्य सरकार ने इसके आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की खरीद में करीब 300 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर बात करें 2012 की, तो सरकार ने डायरेक्टर जनरल स्वास्थ्य को अल्मोड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस में हुए घपले की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन तब ये मामला दबा दिया गया था। कुछ दिनों के बाद सूचना के अधिकार के तहत हरिद्वार में करोड़ों की एक्सपायरी डेट वाली दवाई खरीदने का मामला सामने आया है। इसमें भी CBI जाँच के आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। हालांकि अब इस घोटाले की जांच को किसी एक जगह के लिए सीमित न रखकर पूरे उत्तराखंड के लिए कर दिया गया है। सरसों अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के किसानों को सरसों की वैज्ञानिक खेती करने की ट्रेनिंग दी है। 3 दिन तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को वैज्ञानिकों ने और भी कई चीजों के बारे में जानकारी दी। सरसों अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों ने किसानों को प्रशिक्षण दिया। इन वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के किसानों को सरसों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग दी। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने किसानों को और भी कई चीजों के बारे में जानकारी दी। इन किसानों में से 30 चयनित किसानों को सरसों की खेती के लिए पूर्ण वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ पशुपालन और बागवानी फसलों को भी अपनाना चाहिए। एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय फसल विविधीकरण को अपनाना वर्तमान की आवश्यकता है। देखा जाए तो सरसों कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली फसल है। इसका तेल भी ज्यादा गुणवत्ता वाला और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, वक्त हो चला है अब हमारे जाने का। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े फायदे की बातों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।